नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अनुसंधान रिसर्च इस टॉपिक के साथ आया हूँ। यह जो वीडियो है वह नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में आप अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ इसके बारे में जानेंगे, अनुसंधान की परिभाषाओं इसके बारे में आप देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने अनुसंधान की क्या परिभाषाएं दी हैं। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या है, अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, अनुसंधान के उद्देश्य इसके बारे में आप जानेंगे, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अनुसंधान आयोजित किया जाता है, और सबसे अंत में आप यह जानेंगे कि एक अच्छे अनुसंधानकर्ता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। किसी भी एक अनुसंधानकर्ता में मुख्य रूप से क्या गुण होने चाहिए, इतनी चीज़ों को लेकर के मैं आया हूँ। देखें, यह जो वीडियो है वह नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, इसलिए विशेष रूप से अनुसंधान से संबंधित नेट के फर्स्ट पेपर में अनुसंधान की विशेषताएं, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधानकर्ता के गुण, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अनुसंधान का अर्थ और उसकी परिभाषा से संबंधित जो प्रश्न हैं वह नेट के फर्स्ट पेपर में नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि अनुसंधान को समझने के लिए, उसके अर्थ को जानने के लिए परिभाषाओं को समझना बहुत ही, परिभाषाओं को जानना, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुसंधान को समझना है, उसके अर्थ को समझना है तो हमें परिभाषाएं देखनी ही पड़ेंगी। फिर भी यह जो परिभाषाएं हैं आप देखेंगे नेट सेकंड पेपर में ऐसे विषय जैसे आप देखेंगे एजुकेशन से जो लोग नेट दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ होम साइंस के स्टूडेंट, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ में जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास, और इसके साथ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इन विषयों से जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके अपने जो सेकंड पेपर हैं उसमें रिसर्च विस्तार से पूछा जा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों से एक कोटेशन दे दिया जा रहा है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड परिभाषाएं दे दी जा रही हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि यह परिभाषा किसने दिया है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकंड पेपर में अनुसंधान टॉपिक है तो उनको तो परिभाषाएं याद करनी ही पड़ेंगी कि किस परिभाषा को किस विद्वान ने कहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुसंधान। देखिए, सबसे पहले तो बात करता हूँ अनुसंधान क्या है, इसके अर्थ पर। तो देखें, अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी ज्ञान वर्तमान में उपलब्ध है उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, परिमार्जित करते हैं, और उसके परिमार्जन के बाद एक नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, या नए ज्ञान का सृजन करने की प्रक्रिया ही क्या है, अनुसंधान है। आप देखेंगे आज तक मानव का जैसे जैसे विकास होता गया है, मानव जीवन का जो विकास होता चला आया है उसमें अनुसंधान का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अनुसंधान ने दिया है मानव जीवन के विकास में। तो आप देखेंगे कि यह जो अनुसंधान है इसका प्रयोग करके मानव ने अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है। तो अनुसंधान इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है और मानव जीवन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका योगदान मानव जीवन के विकास में बहुत ही अधिक रहा है।
ठीक है। तो ये देखिए जो अनुसंधान है, जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो अनुसंधान को अंग्रेजी में हम रिसर्च कहते हैं। और जब हम रिसर्च इस शब्द को देखें तो देखिए जो रिसर्च है वह दो शब्दों री और सर्च, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें आप देखेंगे री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोज। तो इस प्रकार से जब हम रिसर्च के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं तो रिसर्च का शाब्दिक अर्थ हुआ बार बार खोजना। ठीक है। और अब देखिए जो हिंदी में अनुसंधान है, यह जो अनुसंधान है यह भी अनु और संधान दो शब्दों के मिलने से बन रहा है। अनु जो है यहाँ पर यह भी दोहराने, रिपीट करने को दर्शा रहा है। ठीक है। तो देखें अनु जो है वो दोहराने को प्रदर्शित कर रहा है। और इस प्रकार से जब हम हिंदी के शब्द अनुसंधान की बात करते हैं तो यह अनुसंधान अनुवर्ती ढंग से संधान करने की ओर संकेत करता है। तो आप देखेंगे यह जो रिसर्च का री है या अनुसंधान का अनु है, यह बार बार किसी चीज़ को खोजने या दोहराने, शाब्दिक रूप से तो ठीक है रिसर्च का अर्थ बार बार खोजना, लेकिन यह केवल बार बार या दोहराने को ही प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बल्कि यह गहनतापूर्वक से व्यवस्थित ढंग से जो विभिन्न चर हैं उनके बीच के संबंधों को देखने को यह इंगित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ आएगा वह सिर्फ इतना ही नहीं है, बार बार खोजना ही नहीं, बल्कि और अधिक विस्तार लिए हुए हैं। तो आप देखें जो आर ई री है, री और अनु, यह जो शब्द है दोहराने या बार बार किसी कार्य को करने के सूचक नहीं है, बल्कि यह शब्द किसी समस्या के समाधान को खोजने में की गई गंभीर, गहन और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी हमारा अनुसंधान कार्य होता है वह बहुत ही गंभीरता के साथ किया जाता है, गहनतापूर्वक किया जाता है और बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से उस कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर यह जो री और अनु शब्द है, यह किसी भी कार्य को गंभीरता, गहनता और विश्लेषणात्मक ढंग से करने की ओर यह इशारा कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा रिसर्च है वह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम सुनियोजित ढंग से सूचनाओं का संकलन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सुनियोजित ढंग से आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने से क्या होगा, जब हम विश्लेषण करेंगे तो नए सत्य, ट्रुथ और तथ्य, फैक्ट्स और सिद्धांत, इनकी हमको क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत हम व्यवस्थित ढंग से जिन सूचनाओं का संकलन करते हैं और उसके ऊपर जो हम विश्लेषण करते हैं, उसके पश्चात हमारे सामने एक नए सत्य, नए तथ्य और नए सिद्धांत आते हैं। ठीक है। तो देखें इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वह एक ऐसी गहन, सुव्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है जो मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे यह जो अनुसंधान है, अनुसंधान वो क्या है, अनुसंधान एक प्रक्रिया है। ठीक है। जिसमें हम गहन, सुव्यवस्थित और तार्किक ढंग से किसी समस्या पर विचार करते हैं, उससे संबंधित आंकड़ों का संकलन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद हम एक परिणाम तक पहुंचते हैं। और वह जो परिणाम होता है, जब उसका सामान्यीकरण किया जाता है या समान परिस्थितियों में उस परिणाम को जब हम अप्लाई करते हैं और हमारी समस्या का समाधान बार बार हो जाता है, तो वही क्या होता है, अंत में एक सिद्धांत बनता है। ठीक है। तो देखें इस प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि जो अनुसंधान है, अनुसंधान वह वैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रक्रिया है। इसमें वैज्ञानिक विधि का हम सहारा लेते हैं। अब जब हम वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो वैज्ञानिक विधि है उसमें अपने कुछ चरण होते हैं। वैज्ञानिक विधि में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी वहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उसके अपने कुछ स्टेप्स हैं। तो अनुसंधान में भी वैज्ञानिक विधि के जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है, उसको अपनाया जाता है और
उसके अपनाने के बाद ही जो भी यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, उन चरणों को, उन सोपानों को अपनाते हुए ही हम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह जो अनुसंधान है वह क्या है, एक तार्किक प्रक्रिया है जिसमें हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। और जब हम वैज्ञानिक विधि का बात करते हैं तो देखिए, जो वैज्ञानिक विधि है उसकी 5 विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं का अनुसरण अनुसंधान की प्रक्रिया में किया जाता है। या जो अनुसंधान की प्रक्रिया है वह वैज्ञानिक विधि के इन 5 विशेषताओं का अनुसरण करता है। और वे जो 5 विशेषताएं हैं वो क्या हैं, वह देखिए, वे निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए, वस्तुनिष्ठता। सबसे पहला क्या है, वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य क्या है, पक्षपात रहित या पूर्वाग्रह से रहित होना। पूर्वाग्रह, बायसनेस से मुक्त, ठीक है, बायसनेस फ्री। तो देखिए, जो रिसर्च है, जब हम जो अनुसंधान कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो वैज्ञानिक विधि का जो पहला विशेषता है वह क्या है, वस्तुनिष्ठता है। तात्पर्य क्या है कि अनुसंधान भी बायसनेस फ्री है, इसमें किसी प्रकार से पक्षपात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सब्जेक्टिविटी का कोई स्थान नहीं है। तो तात्पर्य क्या है इससे कि यदि कोई एक शोधकर्ता एक रिसर्च किया, एक परिणाम को दिया, एक सिद्धांत को दिया, और मान लेते हैं कि कोई दूसरा शोधकर्ता उसी रिसर्च को फिर से करता है और वही रिजल्ट पाता है, तब तो कहा जाएगा कि वस्तुनिष्ठता है। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, रिजल्ट कुछ और आया, तो फिर यह क्या है, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। जबकि जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिक विधि है, उसकी विशेषता क्या, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। यानी कि चाहे जितने भी लोग किसी एक रिसर्च को करें, परिणाम हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा, निश्चयात्मकता, डेफिनेटनेस, यह वैज्ञानिक विधि की दूसरी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है सत्यापन की योग्यता, वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाई किया जा सकता है। जो भी कार्य किया गया, जो भी रिसर्च किया गया है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर किसी को संदेह है तो वह फिर से इसको रिसर्च को करे और उसको वेरीफाई कर ले। ठीक है ना, पुष्टि किया जाता है, पुष्टि करना। तो आप देख सकते हैं यह जो सत्यापन की योग्यता है, इसके अंतर्गत जो भी रिसर्च किया जा रहा है, जो भी अनुसंधान किया जा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। उसकी पुष्टि के लिए फिर से उस रिसर्च को किया जा सकता है। यह गुण वैज्ञानिक विधि का तीसरा गुण है, तीसरी विशेषता है। नंबर 4 देखिए, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। यह यूनिवर्सलिटी क्या है, आप देखेंगे कि जो भी सिद्धांत, नियम या सत्यों का प्रतिपादन किया गया है, तो वैज्ञानिक विधि में यह गुण है कि उन सिद्धांतों को हम हर परिस्थिति में, हर समस्या, समान समस्या के लिए, समान समस्या चाहे कहीं भी उत्पन्न हुई हो, उसके समाधान के लिए हम उस परिणाम का उपयोग उस जगह पर समान परिस्थिति में हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं सार्वभौमिकता हुआ। ठीक है, तो ये चौथी विशेषता रही किसकी, अनुसंधान विधि की। अनुसंधान में हम जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं उसकी चौथी विशेषता है वह सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूर्व कथन की क्षमता, प्रिडिक्शन करने की क्षमता। तो यह जो पांचवी विशेषता है, अब देखें वैज्ञानिक विधि में जब भी हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कोई अनुसंधान कर रहे होते हैं तो उसमें विभिन्न चरों के बीच के संबंधों को हम देखते हैं। और विभिन्न चरों के बीच के संबंधों का अध्ययन जब किया जाता है तो उनके अध्ययन करने के पश्चात भविष्य में क्या घटना घटित हो सकती है, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो यह वैज्ञानिक विधि की पांचवी विशेषता है, पूर्व कथन की क्षमता, प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, प्रिडिक्शन की जो एबिलिटी है वह। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो वैज्ञानिक विधि है जिसका प्रयोग हम अनुसंधान में करते हैं, उसकी 5 विशेषताएं हैं, वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, सत्यापन की योग्यता, सार्वभौमिकता
और पूर्व कथन की क्षमता, ये 5 विशेषताएं हैं और इन पांचों विशेषताओं को अनुसंधान में अपनाया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया इन पांचों विशेषताओं को स्वीकार करती है। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं अनुसंधान की परिभाषाओं की। देखिए, अनुसंधान की परिभाषाओं को मैं इस वीडियो में इसलिए शामिल किया हूँ ताकि अनुसंधान का जो अर्थ है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। हालांकि नेट के फर्स्ट पेपर में आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि कोई एक परिभाषा दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको किसने दिया है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकेंड पेपर में अनुसंधान यह शीर्षक है तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर मैं 3 विद्वानों के कोटेशन को लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहला है एफ.एन. कर्लिंगर महोदय का। एफ.एन. कर्लिंगर महोदय ने क्या कहा है अनुसंधान के परिभाषाओं के संदर्भ में, तो देखिए उनके अनुसार प्राकृतिक घटनाक्रमों के मध्य संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पित तर्क वाक्यों की व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक तथा समालोचनात्मक जांच वैज्ञानिक अनुसंधान है। ठीक है, अब देखें एफ.एन. कर्लिंगर महोदय ने जो फोकस किया है वह प्राकृतिक घटनाक्रमों के मध्य के जो संभावित संबंध हैं उनकी समालोचनात्मक जांच करने के लिए। ठीक है, उसके बारे में जो भी परिकल्पना बनाई गई उस पर व्यवस्थित और नियंत्रित और साथ ही आनुभविक और समालोचनात्मक ढंग से जो जांच किया जाता है, इसी को एफ.एन. कर्लिंगर महोदय ने वैज्ञानिक अनुसंधान कहा है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relations among natural phenomenon। नेक्स्ट जो है देखिए बहुत ही छोटा सा यह परिभाषा है L.V. रेडमैन और H.V. मोरी महोदय का है। इन्होंने कहा है नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास अनुसंधान कहलाता है। बहुत ही छोटा सा है और एकदम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं अनुसंधान क्या है इनकी परिभाषा से है। छोटा सा इन्होंने दिया है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भी आप व्यवस्थित कार्य करते हैं वही क्या है, अनुसंधान है। तो देखें, रिसर्च इज सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। बहुत ही छोटा सा परिभाषा है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी.जी. क्रॉफोर्ड महोदय हैं। इन्होंने कहा है कि अनुसंधान किसी समस्या के समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीकी है। अनुसंधान को जी.जी. क्रॉफोर्ड महोदय ने एक तकनीक कहा है और वह तकनीक कैसा है, वह सिस्टमैटिक है, रिफाइन है, जिसकी सहायता से हम अपनी किसी समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, तो वह जो आपका सिस्टमैटिक और रिफाइंड टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं वही क्या है, अनुसंधान है। ठीक है, रिसर्च इज सिंपली अ सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मोर एडेक्वेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये देखिए अनुसंधान की 3 परिभाषाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया, जिसमें एफ.एन. कर्लिंगर महोदय का थोड़ा सा व्यापक परिभाषा है, बाकी जो दोनों परिभाषाएं हैं वह शॉर्ट परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिला जुला करके आप देख सकते हैं रिसर्च के जो अर्थ हैं, रिसर्च का जो अर्थ है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात रही अनुसंधान के अर्थ और उनकी परिभाषाओं के। आइए अब हम लोग अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं उस पर बात करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन विशेषताओं पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि उनसे इससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहली जो विशेषता है वह क्या है, अनुसंधान कार्य सदैव या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है या समाधान करने की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, ये पहली विशेषता है कि अनुसंधान हमेशा जो भी आप समस्या, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वह क्या होता है, तत्पर होता है। उसका एक सॉल्यूशन आपको देता है या सॉल्यूशन देने की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। समस्या का समाधान करने के लिए वह आगे बढ़ता है।
ठीक है, तो यह पहली इसकी क्या है, विशेषता है। दूसरा, अनुसंधान कार्य में दो या दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यह दूसरी विशेषता है कि अनुसंधान कार्य जो भी होगा तो उसमें हम विभिन्न चरों के बीच के संबंधों को ही ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखें, अगली जो विशेषता है वह अनुसंधान के द्वारा किसी नवीन सामान्यीकृत तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो तीसरी विशेषता है यह बतला रहा है, जैसे हम लोगों ने अभी जो परिभाषाएं थी उसमें दिखाए, उसमें आपने देखा मोरी महोदय का, उन्होंने क्या कहा कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं वह हमारा अनुसंधान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनुसंधान की एक विशेषता है जिसमें कि हम नए तथ्यों, सिद्धांतों का विकास करते हैं। ठीक है, ये वहीं से परिभाषाओं से उठा लिया गया है, तो यह एक उसकी विशेषता है, तो आप देख सकते हैं। और चौथा क्या है कि सामान्यतः यह विशिष्ट वस्तुओं, घटनाओं या समूहों के प्रत्यक्ष अध्ययन से कहीं अधिक विस्तृत होता है और भावी घटनाक्रमों के पूर्व कथन में सहायक होता है। तो इसकी विशेषता है, अनुसंधान की विशेषता क्या है, प्रिडिक्टेबिलिटी की। ठीक है ना, प्रिडिक्शन करने की। तो यह जो प्रिडिक्शन करने की इसकी जो एबिलिटी है वह अनुसंधान की एक विशेषता है। ठीक है, वह सिर्फ वस्तुओं, घटनाओं के बीच के जो संबंध हैं केवल उसका ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि इससे भी कहीं अधिक व्यापक है और जो भविष्य में घटना घटने वाली है उसके लिए पूर्व कथन करना, यह क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसंधान के परिणाम अवलोकित अनुभवों तथा आनुभविक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। जो अनुसंधान है उसके जो परिणाम होते हैं वह कैसे अनुभवों पर आधारित हैं, वे सभी अनुभव हमारे कैसे होते हैं, ऑब्जर्व्ड होते हैं और उसका हमने अनुभव किया होता है, वो हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, जो हमने क्या किया है, अनुभव किया है। ठीक है, तो हमारे अनुभवों से जो प्रमाण, जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उस पर आधारित ये सभी हमारे प्रमाण होते हैं। जो भी साक्ष्य हैं वो हमारे अनुभवों से प्रमाणित होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व्ड होते हैं। तो यह इसकी पांचवी विशेषता है कि अनुसंधान के जो परिणाम होते हैं वह अवलोकित अनुभव, ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस, और जो हमारे अनुभव से प्रमाणित किया गया होता है उस पर आधारित होता है। अगला देखिए, अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मापन द्वारा प्रदत्तों को प्राप्त किया जाता है। अब इसका क्या तात्पर्य है, परिमार्जित मापन यानी कि जिन टूल्स के माध्यम से हम प्रदत्तों का, डेटा का संग्रहण कर रहे हैं, वे जो टूल्स होते हैं वह विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं। एक विश्वसनीय और वैध टूल से ही हम अनुसंधान कार्यों में डेटा का कलेक्शन करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगली जो विशेषता है वह है अनुसंधान कार्य में प्राथमिक स्रोतों से नए प्रदत्तों का संकलन कर उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, देखिए अनुसंधान कार्य में जब आप देखेंगे कुछ ऐसे अनुसंधान हैं जैसे हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान हो गया, तो वहाँ पर हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वह प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है और प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट जो डेटा है उसका एनालिसिस किया जाता है। तो यह एक विशेषता है और हमेशा हम जब भी अनुसंधान करते हैं तो प्रयास ये किया जाता है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिन प्रदत्तों का संकलन किया जा रहा है वह हमेशा प्राथमिक स्रोतों से कलेक्ट किया जाए, क्योंकि प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वह अधिक विश्वसनीय होते हैं, ओरिजिनल होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी होते हैं, जो द्वितीयक स्रोत होते हैं, वह उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन या कुछ तथ्यों के छूट जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमेशा यह अनुसंधान की विशेषता है कि हम जब भी
डेटा का कलेक्शन करते हैं तो प्रयास किया जाता है कि प्राथमिक स्रोतों से ही कलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट आइए देखिए, अगला जो है वह क्या है, अनुसंधान कार्य सुनियोजित ढंग से संपन्न किया जाता है। देखिए परिभाषा में ही है, यह जो अनुसंधान की प्रक्रिया है वह कैसी है, सुनियोजित, व्यवस्थित है, कंट्रोल्ड है। तो इसकी विशेषता है अनुसंधान कार्य की विशेषता है कि वो सुनियोजित ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान कार्य को करने में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें आपको निपुण होना होगा, एक स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो यह एक विशेषता है अनुसंधान कार्य की। देखिए अनुसंधान सदैव वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई स्थान ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात पूर्वाग्रह नहीं चलता है। ठीक है, और तर्कसंगत है। तो आप देखेंगे कि इसमें तार्किक रूप से प्रमाणों को इकट्ठा किया जाता है, तर्क दिया जाता है, तर्क के आधार पर ही प्रमाणों की पुष्टि और ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अनुसंधान क्या है, वो वस्तुनिष्ठ तथा तर्कसंगत होता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान धैर्य से युक्त तथा अफरा तफरी से विमुक्त होता है। बहुत ही धैर्य के साथ अनुसंधान कार्य को करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेशेंस चाहिए इसमें, क्योंकि बड़े ही जब अगर मूलभूत अनुसंधान है तो उसमें तो 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं शोधकर्ता को किसी एक सिद्धांत को देने में। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही धैर्य का कार्य है यह। और इसके साथ ही साथ अफरा तफरी यानी जल्दबाजी नहीं, किसी भी अनुसंधान कार्य में जल्दबाजी के लिए तो एकदम जगह ही नहीं होता है। तो यह एक विशेषता है अनुसंधान कार्य की कि धैर्य से युक्त और अफरा तफरी से विमुक्त होता है। ठीक है, अनुसंधान एक औपचारिक क्रिया है। देखिए फॉर्मल है, इसका तात्पर्य क्या है कि उसके कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है और स्ट्रिक्टली उनका पालन भी किया जाता है। तो इसलिए यह क्या है, फॉर्मल भी हो जाता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान में गहन अध्ययन किया जाता है, बहुत ही डेप्थ स्टडी की जाती है। फिर अनुसंधान कार्य को सावधानी से लिखा और प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान कार्य जब पूरा हो जाता है तो उस पर थीसिस लिखी जाती है और उसको लिखने में बहुत ही सावधानी का ध्यान रखा जाता है, सावधानी पूर्वक उसको लिखा जाता है। फिर है, अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है। भाई देखिए सीधी सी बात है, रिपीट करने की बात आ रही है, तभी तो किसी चीज़ की पुष्टि की जाएगी। तो अनुसंधान कार्य जो है उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, यह इसकी विशेषता है। अब आइए अनुसंधान की विशेषताओं के बाद अब हम लोग बात करते हैं अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य की। तो नेट के फर्स्ट पेपर में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में दे दिया जाता है, बताइए निम्नलिखित में से अनुसंधान के कौन कौन से उद्देश्य हैं या नहीं हैं, और आपको जो भी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन है उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि 1, 2, 3 या सभी अनुसंधान के उद्देश्य हैं, अनुसंधान करने के जो उद्देश्य हैं। तो देखिए आइए क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि अनुसंधान जो है हमारा, उसका एक सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वह तो यह है कि नए ज्ञान को प्राप्त करना, मुख्य उद्देश्य तो यही है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और भी जो हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर यह बतला रहा हूँ कि जो अनुसंधान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नए ज्ञान को प्राप्त करना है। तो इसमें आप देखिए नए ज्ञान की प्राप्ति में जो हमारी समस्याएं हैं वह एक सामान्य प्रकार की समस्या होती है और उस सामान्य प्रकार की समस्या पर अध्ययन किया जाता है। और ये जो सामान्य प्रकार की समस्या होती है वह रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती है उससे अलग होता है। ठीक है, एक नए प्रकार के सत्य को खोजना होता है, नए प्रकार का सिद्धांत को खोजना होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि नए ज्ञान को प्राप्त करना, नए सिद्धांतों को प्राप्त करना। उसके साथ साथ ये जो और हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला है भूत या वर्तमान के किसी घटनाक्रम को भली भांति समझना। यह उद्देश्य है रिसर्च का कि जो अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसको समझने के लिए या वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको समझने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है अनुसंधान करने में। दूसरा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या परिस्थिति की विशेषताओं को यथार्थता से जानना।
यथार्थता के साथ किसी भी वस्तु, व्यक्ति या समूह जो भी हैं उनके बारे में यथार्थता से हमको जानना है, उसका विश्लेषण करना है, तो इस चीज़ को, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम अनुसंधान किया जाता है। फिर देखें अनुसंधान करने का अन्य जो उद्देश्य वह क्या है, दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध, अंतर संबंध है, उन अंतर संबंधों को जानने के लिए भी अनुसंधान किया जाता है। तो एक उद्देश्य है, अनुसंधान का एक उद्देश्य क्या है, दो या दो से अधिक चरों के बीच उपस्थित अंतर संबंधों को ज्ञात करना है कि विभिन्न दो चरों या दो से अधिक चरों के बीच क्या संबंध है। अगला है कार्य कारण से संबंधित किसी परिकल्पना का परीक्षण करना। ठीक, कॉजल इफेक्ट जहाँ पर आप इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो वहाँ एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है और उसका टेस्ट किया जाता है। तो एक तो ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है किसी सामान्यीकरण को स्थापित करना, एक सामान्यीकरण को स्थापित करना, इस उद्देश्य के साथ अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट है किसी नियम या सिद्धांत या स्पष्टीकरण का प्रतिपादन करना। भाई मैं पहले ही बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नए ज्ञान, नए सिद्धांत इनको देना। तो उसी के अंतर्गत किया जाता है किसी नियम या सिद्धांत या स्पष्टीकरण, इसका प्रतिपादन करना। सातवां है किसी क्षेत्र विशेष के विकास के इतिहास, परिवर्तन व स्थिति का अध्ययन करना। ये हिस्टोरिकल आप कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी स्थान विशेष का कैसे विकास हुआ है, उसका इतिहास क्या है, कैसे कैसे वहाँ पर परिवर्तन आया है, तो वह जो भी परिवर्तन आया है, जैसी भी उसकी स्थिति है, उसका अध्ययन करने के लिए, तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अनुसंधान कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं ये जो अनुसंधान कार्य करने वाले हैं, जो अनुसंधान करता है, तो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए यह भी जो है नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छे अनुसंधानकर्ता का गुण क्या क्या होता है। तो आइए फटाफट इसको देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स में है। देखिए सबसे पहले तो आकर्षक व्यक्तित्व बहुत ही आवश्यक है। देखिए पर्सनालिटी ही बहुत कुछ, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वही उसके बारे में बहुत कुछ बयां कर देता है, उसके बारे में बता देता है। तो बहुत ही आवश्यक है कि एक आकर्षक व्यक्तित्व हो अनुसंधानकर्ता के अंदर। ठीक है, दूसरा उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। भाई स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो वह पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ रिसर्च कार्य को कर सकेगा। फिर इसके बाद बौद्धिक ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है, बौद्धिक ईमानदारी। नेक्स्ट है देखिए सहनशीलता व धैर्य। देखिए आप देखिए कि जो अनुसंधान की विशेषता है वह बहुत ही धैर्य से युक्त है, अफरा तफरी से विमुक्त है। तो जब धैर्य से युक्त कार्य है तो धैर्य का होना किसी भी एक अनुसंधानकर्ता में बहुत ही आवश्यक है। तो सहनशीलता व धैर्य यह एक गुण होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। बुद्धिमत्ता, भाई सारा काम बुद्धिमत्ता से ही होता है, तो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन एक क्रिएटिव ढंग से सोचने वाला ही जो भी अनुसंधान करता है उसके अंतर्गत क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव ढंग से थिंकिंग करने, क्योंकि यह जो रिसर्च का कार्य है उसमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है, इस गुण की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए वैचारिक स्पष्टता। जो हमारे आइडियाज़ हैं वह कैसे होने चाहिए, वेगनेस उसमें नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर निष्पक्षता। निष्पक्षता वही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह क्या है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, वह बायसनेस फ्री होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब एक अनुसंधानकर्ता खुद निष्पक्ष है तभी वह जो कार्य कर रहा है उसके कार्य में भी क्या होगी, बायसनेस नहीं होगी। जो कार्य करेगा वह निष्पक्ष ढंग से करेगा। ठीक है, तो निष्पक्षता का गुण। फिर उसका जिज्ञासा। देखिए किसी भी अनुसंधान को करने के लिए जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जिज्ञासा जो होती है उसी से क्या है, विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं हैं उसको उठाने में, या जो वहाँ पर हमारे क्वेरीज, विभिन्न प्रकार की क्वेरीज जो भी हैं, तो अनुसंधान में इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है इस गुण की। तो एक अनुसंधानकर्ता में यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है, जिज्ञासु होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए सतर्कता। जो भी अनुसंधान कार्य है सतर्कतापूर्वक किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है इस गुण का होना। तार्किक शक्ति,
तर्क करने की शक्ति, रीजनिंग करने की जो यह एबिलिटी है वह बहुत ही आवश्यक है किसी भी एक अनुसंधानकर्ता में। और नेक्स्ट है विचार विमर्श की क्षमता, व्यापक दृष्टिकोण, शीघ्र निर्णय, विषय में निपुणता, सत्य अभिलाषी, हमेशा क्या है, सत्य का अभिलाषी हो, सत्य की खोज के लिए वह हमेशा प्रवृत्त रहता हो। अगर सत्य का अभिलाषी ही नहीं होगा तो सत्य की खोज कैसे क्या है, तो बहुत ही आवश्यक, यह भी एक बहुत ही आवश्यक गुण है। और अंतिम देखिए, अनुसंधान प्रविधियों में निपुणता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। भाई हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य की जो प्रविधियां हैं, जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं, उन सब का जानना, उसमें दक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। तो यह क्या है, यह जो अनुसंधान प्रविधियों में निपुणता है, यह अनुसंधानकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। भाई इसके बगैर तो किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपने यहाँ पर देखा एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के जो गुण हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से गुण हैं, लेकिन यह मुख्य यहाँ पर जो गुण हैं उनको मैं लेकर के आया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे सभी भी लाभान्वित हो सकें। तो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन तक हमारे इस वीडियो को, यदि आपको अच्छा लगता है हमारा ये वीडियो, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।